देखो ध्यान से, कल हम लोग आयुष ये कर लिए थे एक चीज़, x और y निकाल लिए थे कल हम लोग। तो x यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x निकाल दिए थे। x कितना आया था? आई थिंक ut आया था। x इक्वल टू ut आया था, है ना? ये हॉरिजॉन्टल का आया था, यानी हॉरिजॉन्टल किसी भी पॉइंट पे, ध्यान से समझना, किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x निकालना होगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला रखोगे x इज इक्वल टू ut। और वर्टिकल आया था या कह सकते हो कि हाँ वर्टिकल आया था या हाँ y जो आया था वो क्या आया था? हाफ gt स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ रही बात? तो यहाँ से ये इक्वेशन जो है वो पैराबोला का बनता है। ये हमने बताया था कल कि ये इक्वेशन किसका बनता है? पैराबोला का। अगर तुमको और डीपली जानना है तो यहाँ से निकालो, x इज इक्वल टू ut है, x इज इक्वल टू ut, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बाई यू, ऐसे लिख देंगे, सिंस t इज इक्वल टू x अपॉन यू, लिख सकते हैं ना, u को नीचे लेते जाओ। अब इस t की वैल्यू यहाँ पे रख दो तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ g, t की वैल्यू रखोगे तो x अपॉन u का स्क्वायर, t का स्क्वायर यानी x अपॉन u का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है ये चीज़? ये हो जाएगा y इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर अपॉन u का स्क्वायर। अब इसमें देखो हाफ भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी u भी कांस्टेंट होगा x डायरेक्शन। तो अगर हम कांस्टेंट को कोई भी एक टर्म मान लेते हैं, किसी पूरे कांस्टेंट को किसी एक टर्म k से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? kx, और ये पूरा जैसे कि कल बताए थे, कल सिर्फ t पे बताए थे, आज x पे बता दे रहे हैं, ये पूरा पैराबोलिक इक्वेशन है, पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ से ये प्रूव होता है कि जो भी बॉडी फ्लाइट में है और वो अगर नीचे आ रही है, जो भी बॉडी फ्लाइट से नीचे आ रही है तो वो पैराबोलिक इक्वेशन में आएगी। याद रखना, जो भी बॉडी फ्लाइट से नीचे आ रही है उसका कहने का ये मतलब है कि जो अपने से आ रही है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उदाहरण के तौर पे चिड़िया जब ऊपर से नीचे आएगी तो वो ज़रूरी नहीं है कि पैराबोला बनाएगी, क्योंकि वो अपने से मूव ट्रेवल कर रही है, वो अंडर द ग्रेविटी। या वही अगर चिड़िया बेचारी प्रोजेक्ट की अर्थ से या ऊपर से ही कहीं प्रोजेक्ट कर रही हो और किसी तरह उसका बीच में ही देहांत हो जाता है, तब वो भी जो है वो कुछ पैराबोलिक पाथ बनाते हुए नीचे आएगी। कुल मिला के मेरे सिर्फ इतना कहने का मतलब है कि जो भी बॉडी अंडर द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही होती है फ्लाइट से, वो पैराबोलिक पाथ बनाती है। इसमें वो मत समझना कि जो जिस बॉडी को, जैसे उदाहरण के हम पतंग उड़ा रहे हैं, अब सोचें कि पतंग को खींच रहे हैं तो पतंग ऊपर जा रही है, सोच रहे हैं कि क्यों नहीं पैराबोलिक पाथ बना रही है, चिड़िया उड़ रही है क्यों नहीं पैराबोलिक पाथ बना रही है, एरोप्लेन जिस समय उड़ रहा है, जिस समय वो खुद उसका इंजन काम कर रहा है, उस समय वो पैराबोला क्यों नहीं बना रहा है। ऐसा नहीं, जो बॉडी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, वो पैराबोलिक पाथ बनाएंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया? ये चीज़ तो हमने कल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल निकाला था, पैराबोलिक पाथ भी देखा था। एक इक्वेशन इसका आगे बढ़ा दी, y इज इक्वल टू kx स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अभी मैं फिलहाल आगे थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। तो अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कि टोटल कितना टाइम लगेगा फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब तक बॉडी हवा में है, यानी जस्ट जब ग्राउंड पे आती है, कब से लेकर के कब तक बॉडी हवा में है, कब से लेकर के कब तक बॉडी हवा में है, ये टाइम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा कहलाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से देखना। सेम फॉर्मूला लगा दो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए ध्यान से समझना, पूरी डिस्टेंस ये कवर हो जाएगी, ये कवर हो जाएगी ना पूरी डिस्टेंस, नीचे आ जाएगी बॉडी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो पहली बात तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से। क्यों? क्योंकि ये टोटल टाइम है, यहाँ तक बॉडी जो है वो नीचे आ जाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। डेफिनेशन लिखवा, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं लिखवाया हूँ तो डेफिनेशन वगैरह का तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, तो देखो अब मेरी बात सुनना। बॉडी चलना शुरू की एक्स एक्सिस से इनिशियली एकदम थोड़े समय के लिए, लेकिन उसके बाद कहाँ आ गई? वाई एक्सिस पे। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर होगा वो किस में कवर होगा? वाई एक्सिस में।
टोटल डिस्टेंस जो हम फॉर्मूला लगाते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है, t, कि t की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो एक्चुअली में t रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल T से, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालनी है। और s यानी कि डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस y से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये किस में कवर करता है, हाइट में कवर करता है। अगर हम कहेंगे ना कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब है, जब तक बॉडी नीचे ना आ जाए, और ऊपर से कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो हाइट ही तो डिस्टेंस हुआ। तो डिस्टेंस की जगह क्या रख देंगे, टोटल y एक्सिस यानी y रख देंगे। x और y दोनों में कवर कर रहा है, तो x जैसे कि ये x एक्सिस में चलना शुरू किया था, इनिशियल इसकी वेलोसिटी x एक्सिस में थी, इनिशियली इसकी वेलोसिटी x एक्सिस में थी, अब वो धीरे धीरे x एक्सिस का इफेक्ट कम हो रहा है और y एक्सिस में का इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है। जैसे इस पे ग्रेविटी तो हालांकि हमेशा काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम एरोप्लेन या हवाई जहाज़ से गिराते हैं, तब इस पे एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर का इफेक्ट कम हो जाता है, कम होने लगता है और धीरे धीरे डिमिनिश्ड होने लगता है। धीरे धीरे डिमिनिश्ड होता है, तो धीरे धीरे डिमिनिश्ड होता है, तुरंत तो ख़त्म नहीं होता है। बॉम्ब जो है गिरा रहे हैं तो तुरंत ऐसे नहीं आता है ना, ऐसे आएगा, तो यानी धीरे धीरे कम होगा। तो धीरे धीरे एक्स एक्सिस कम हो रहा है, वाई एक्सिस बढ़ रहा है। तो जब हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो वाई एक्सिस में इसलिए निकालेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल इफेक्ट की वजह से एक्स एक्सिस में भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होता है। क्लियर हुआ ये चीज़? तो एस की जगह पे वाई रख दिया, और इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस 0, कल ही निकाले थे। तो यू वाई क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, जब वाई ले रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस लेंगे, प्लस हाफ इनिशियल वेलोसिटी, अरे इनिशियल एस्केलेशन इन वाई एक्सिस लेंगे, यानी ए वाई लेंगे। ए वाई का क्या आया था, जी टी, ए वाई क्या था, एस्केलेशन इन वाई एक्सिस क्या था, कल क्या निकाले थे, जी। बस चलो ठीक, और ये कैपिटल टी का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ठीक है, तो टोटल अब ये 0 × 2 खत्म हो गई कहानी। ये हो गया y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ को और g को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2y अपॉन g इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी t इज इक्वल टू हो जाएगा √2y अपॉन g। यही होगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, √2y अपॉन g। क्लियर हुआ ये चीज़? अब हेडिंग डाल, फ्लाइट अभी हमारा आया 2y अपॉन g का √। अब ये बताओ कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जब बॉडी कवर करेगा, यानी जब टोटल टाइम निकलेगा, उस टाइम में सिंस, ध्यान से देखना, सिंस द बॉडी विल कवर इट्स मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तो वो कवर कर लेगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जब बॉडी गिरना शुरू हुई और ज़मीन पे नीचे आ गई, तो उस दौरान पूरा टोटल हाइट h कवर कर लेगा। तो यानी कि y को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, टोटल हाइट h से। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू √2h अपॉन g। क्लियर हुआ ये चीज़? अब रेंज निकालते हैं। रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सीधी सीधी बात, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेंज बोल देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब निकलेगा, जब बॉडी फाइनली ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये वाला है। जब फाइनली बॉडी ग्राउंड पे गिर जाएगा तो वो जहाँ से गिर रहा है, यानी यहाँ पे गिर रहा था, ये इनिशियल पॉइंट था, तो यहाँ से एक्सिस बनाए, और जहाँ पे वो फाइनली डेस्टिनेशन तक पहुँच गया, वहाँ से लेकर के इनिशियल पॉइंट तक, ये हो गया इनिशियल एक्सिस या इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक की जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो रेंज कहलाती है। क्लियर हुआ? अब रेंज, मैक्सिमम रेंज तुमको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एकदम लास्ट पे मिलेगा ही, जहाँ पे बॉडी गिर जाएगी, क्योंकि इसके जस्ट पहले भी लोगे तो देखो ये कम मिलेगा। अगर यहाँ पे सोचते हो कि रेंज मिल जाए तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो ये है। तो हमेशा याद रखना कि जहाँ पे बॉडी नीचे गिर रही है, यानी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो अब रेंज निकालना है, रेंज निकालना है, और रेंज क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है ये? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए एक्स यूज़ करेंगे या वाई यूज़ करेंगे? एक्स का यूज़ करेंगे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और जो भी एक्स का टर्म है वो यूज़ करेंगे, यानी ये यू एक्स हो जाएगा और ये ए एक्स हो जाएगा। सही कह रहा हूँ मैं? अब एक चीज़ और ध्यान देना, ध्यान से सुनो कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी रेंज तभी निकलेगा जब हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट को लिखेंगे, मतलब टी लिख लेंगे। टाइम की जगह क्या लेंगे हम लोग? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल से पहले की जो डिस्टेंस निकालेंगे, यानी यहाँ का निकालेंगे, यहाँ का निकालेंगे, यहाँ का निकालेंगे, तो हमको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालेंगे तब बॉडी ग्राउंड पे पहुँच गई है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच गई है, अपने टारगेट तक पहुँच गई है, तब हम क्या लेंगे? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टी को रिप्लेस करेंगे किससे? कैपिटल टी से। और इनिशियल डिस्टेंस इन यू एक्स क्या होता है? यू। इनिशियल एस्केलेरेशन ए एक्स क्या होता है? 0 होता है, तो वैल्यू रख देंगे, ठीक है। और ये एक्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, तो ये एक्स क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो आर इज इक्वल टू यू कैपिटल टी, ये 0 हो जाएगा तो सब कहानी इधर खत्म हो जाएगी, यानी प्लस का 0। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्चुअली यू टी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रखते हैं, तो आर इज इक्वल टू यू, टी की वैल्यू कितनी आई है? अंडर रूट 2h अपॉन जी। अभी ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम, ठीक। अब देखो, जब बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचती है, उसके बीच में तुमको कहीं अगर वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो इसीलिए मैंने ये पॉइंट है, किसी भी पॉइंट पे जब वेलोसिटी निकालने की बात आएगी, किसी भी, मान लो पी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है तुमको बॉडी का, तो हमेशा इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस। कंपोनेंट तो 2 होंगे ही, भले उनकी वैल्यू 0 हो जाए लास्ट में। जैसे यहाँ पे यू वाई 0 था, लेकिन लिए तो थे यू वाई इज इक्वल टू 0 कर दिए थे, वो बात अलग है। उसी तरह जब फाइनली यहाँ नीचे आएगा तो x 0 हो जाएगा, वी एक्स 0 हो जाएगा, लेकिन और वी वाई रहेगा। लेकिन इनिशियल के बाद, इनिशियल के और फाइनल से जस्ट पहले कुछ न कुछ वैल्यू x और y दोनों में रहेगी। क्लियर है ये चीज़? इनिशियल के जस्ट बाद से और फाइनल के जस्ट पहले तक कुछ न कुछ x एक्सिस में और कुछ न कुछ y एक्सिस में वेलोसिटी जरूर रहेगी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसमें ध्यान से देखो कैसे निकालेंगे। तो अगर हमको टोटल वेलोसिटी निकालना है ध्यान से, तो हम लोग अभी पढ़े हैं, जस्ट मार पढ़े हैं हम लोग इसको, इसमें रिजल्टेंट वाले कॉन्सेप्ट में, वेक्टर में, कि जो v होगा, क्योंकि ये दोनों देखो एक तरीके से 90 डिग्री पे होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ऐसे करते थे, तो 90 डिग्री यानी कि cos 90 0, तो 2ab वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, यानी v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर प्लस। क्लियर हुआ ये चीज? और ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, चाहे कोई भी केस ले लो। पूरा फॉर्मूला वही है ना, cos थीटा? हाँ, पूरा वही है, बस वो cos 90 इज इक्वल टू 0, जैसे r इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होता था? a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही होता था ना? अब यहाँ पे a की जगह क्या है? vx, और b की जगह पे क्या है? vy। और इन दोनों के बीच हमेशा थीटा क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री। देख लो, इनिशियल पॉइंट ये देख ही रहे हो, यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं, इनके बीच का एंगल देख ही रहे हो, यहाँ भी वही हाल होगा। यहाँ भी अगर देखोगे तो ये होगा vx और ये होगा vy, जो कि 0 होगा, हालांकि जो कोई भी एक vx 0 होगा, लेकिन होगा तो 90 डिग्री इनके बीच में। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, यानी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। बचेगा क्या? सिर्फ a स्क्वायर प्लस, यानी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। क्लियर हुआ ये चीज़? बढ़िया से। अब देखो ध्यान से, अब हमारा काम है वी एक्स और वी वाई निकालना, जिसको मैं कल थोड़ा सा बताया भी था। तो वी एक्स कैसे निकालेंगे, एकदम गौर से देखना। v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, 9 से पढ़ते आ रहे हो। वी एक्स निकालना है यानी यू एक्स और ए एक्स निकालना है। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स क्या होता है? u, और एस्केलेशन ए एक्स तो 0 होता है हमेशा, तो वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई?
u। क्लियर हुआ ये चीज़? Yes, sir. अब वी वाई की बारी है तो v इज इक्वल टू सेम फॉर्म लगाएंगे u प्लस ए टी। वी वाई यानी हमको यू वाई और ए वाई चाहिए, तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई यानी 0। इनिशियली यू वाई तो चलती नहीं है, इनिशियली तो x से शुरू होता है, तो यू वाई 0 प्लस ए क्या है g Yes, sir. जी टी, यानी वी वाई की वैल्यू क्या आ गई GT. जी टी। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज़? Yes, sir. बस ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी का स्क्वायर, या v इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। नोट कर लो फाइनल वेलोसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला। मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा, है ना? अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुम लोगों को, उसके बाद एंगुलर प्रोजेक्शन शुरू करता हूँ। हो गया? ध्यान से देखो क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे ही है। इससे समझ में आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल कैसा होगा, कैसे आएंगे क्वेश्चन। अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ हिल ऑफ 490 मीटर। कोई हिल है, पहाड़ी छोटी सी, ठीक है, कुछ इस तरह का पहाड़ी, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, मान लो ऐसा। अब ये यहाँ पे खड़ा है कोई आदमी, ठीक है। अब ये पहाड़ी कितनी ऊंची है ग्राउंड से? 490, मीटर। यानी दिया क्या है मैक्सिमम h। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टली फायर किया गया बुलेट को, गोली मारी गई हॉरिजॉन्टली, यानी इस तरीके से। लेकिन बंदूक की नली से गोली निकलते ही अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसलिए शुरुआत ये हॉरिजॉन्टल करेगा, लेकिन बाद में समझ में आई बात? क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? तुम्हें क्या क्वेश्चन क्या है? अब प्रोजेक्टाइल इज फायर हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ, यानी यू एक्स दे दिया गया है कितना 98 मीटर हॉरिजॉन्टली, यानी कि यू एक्स दे दिया गया 98 मीटर पर सेकेंड। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हिल भी दे दिया गया है 490 मीटर हाइट है। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड, यानी क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी क्या पूछा है? टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h अपॉन g, यही तो होता है फॉर्मूला। तो t इज इक्वल टू 2 इंटू h, यानी कि 490 अपॉन 9.8। 9.8 रखोगे तो ज़्यादा आसान होगा, देखो क्योंकि 2 गुने का अंतर है। क्लियर है? तो जैसे देखो t इज इक्वल टू 2 इंटू 490 करोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ 980 अपॉन 9.8। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा अंडर रूट 100, यानी t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 सेकेंड। सोल्यूशन आसान है, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 सेकेंड। क्लियर है ये चीज़? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, यानी कि कितना देर में पहुंचेगी? 10 सेकेंड में गोली पहुंच जाएगी। द डिस्टेंस ऑफ द टारगेट फ्रॉम द हिल, हिल से डिस्टेंस पता करना है टारगेट का, हिल से मतलब ये डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली ये डिस्टेंस जहाँ से वो चढ़ के मारा हुआ, रेंज। रेंज क्या पता करना है? एक्चुअली रेंज पता करना है, ठीक है, रेंज पता करना है। रेंज का फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो अंडर रूट 2h अपॉन जी की डायरेक्ट वैल्यू तुम निकाले हो 10, देखो तो ये रख दोगे सीधे, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u इंटू 10। तो r इज इक्वल टू u क्या है? 9, यानी कि 980। u है 98 मीटर पर सेकेंड, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा 980 मीटर। कितना हो जाएगा? यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई? 980 मीटर, यानी लगभग 1 किलोमीटर। क्या वो पूछे? ठीक। वेलोसिटी विद विच द बॉडी स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वो वेलोसिटी जिससे बॉडी ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, यानी गोली। तो यहाँ पे वही v निकालना है तुमको, इसके 2 कंपोनेंट होंगे vx और vy, यही होंगे ना? और तुमको क्या निकालना है? v निकालना है। तो v इज इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस, और इसको अभी अभी जस्ट फॉर्मूला अच्छे से ओपन किए हो,
तो क्या रखोगे, वी एक्स की वैल्यू क्या आई थी यू स्क्वायर प्लस वी वाई की वैल्यू क्या आई थी जी टी स्क्वायर, और टी में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट रखना है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, इसको याद रखना। हाँ हाँ, ये बारीकी वाली बात रख दोगे, फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर हुआ है कॉन्सेप्ट? यस सर। अब इसके बाद हेडिंग डाल दो एंगुलर प्रोजेक्शन। अरे सर। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन कल। आगे आर्यन का फोन क्या?